हाय दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996 के पार्ट 3, जिसमें आज हम बात करेंगे कॉन्सलेशन पर यानी सुलह पर। दोस्तों, जैसा कि इस अधिनियम में माध्यमस्थ और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत दो प्रकार की कार्यवाहियों का समावेश है, यानी इसमें 2 प्रोसीजर है। पहला है माध्यमस्थ यानी आर्बिट्रेशन कार्यवाही और दूसरा है कॉन्सलेशन कार्यवाही। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्सलेशन की। आगे अगर हम बात करें तो आपका जो भाग 1 है, जिसमें कुल 10 अध्याय है, उसमें बात किया गया है आर्बिट्रेशन की। और अगर इसके बाद अगर हम बात करें पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 में दिया गया है कॉन्सलेशन की, जिसमें सेक्शन 61 से 81 तक दर्शाया गया है। तो आज हम बात करेंगे किसकी? कॉन्सलेशन की, पार्ट 3 की। तो दोस्तों, जैसा कि आज से आप जानते हैं, किसी भी लॉ का जो ओरिजिन होता है वह कहाँ से होता है? इंग्लैंड से होता है। तो अगर हम कॉन्सलेशन की ही बात करें, सबसे पहले कॉन्सलेशन की अगर हम एक छोटी सी परिभाषा देखते हैं, तो इंग्लैंड में एक हेल्सबरी लॉ है। तो इंग्लैंड में हेल्सबरी लॉ विधि के अनुसार जो कॉन्सलेशन होता है, जो सुलह होता है, सुलह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पक्षकारों को अपने विवाद को आपसी समझौते से हल कर लेने का अनुनय करती है। मतलब आपको कोर्ट न जाना पड़े। जैसे कोई मैटर हो गया तो पक्षकार यह कहे कि हम क्यों कोर्ट में फालतू टाइम और मनी वेस्ट करने जाएं, हम आपस में ही इस समझौते का निपटारा कर लेते हैं। तो इसे आप क्या मानते हैं? एक सरल प्रक्रिया, फ्लेक्सिबल और छोटा सा प्रक्रिया कॉन्सलेशन। यानी क्या कहा गया है हेल्सबरी लॉ के अनुसार कि सुलह एक ऐसा प्रक्रिया है जो पक्षकारों को अपने विवाद आपसी समझौते के, मतलब विदाउट थर्ड पार्टी के, मतलब मध्यस्थ के, आप उस प्रक्रिया को हल कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह जो कॉन्सलेशन होता है एक नॉन जुडिशियल प्रक्रिया है। जो आर्बिट्रेशन होता है वह जुडिशियल प्रोसेस होता है, बल्कि जो कॉन्सलेशन है नॉन जुडिशियल प्रोसेस है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हम सिंपल अर्थों में देखें कॉन्सलेशन की परिभाषा, तो सुलह एक ऐसा साधन है, मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या एक ऐसा उपाय है जिसके अंतर्गत आप न्यायालय या मुकदमेबाजी का सहारा लिए बिना आपसी समझौते से अपने विवाद को आप सुलझा सकते हैं। तो सिंपल अर्थों में बहुत अच्छी परिभाषा है दोस्तों कि सुलह एक ऐसा साधन या उपाय है जिसके अंतर्गत न्यायालय या मुकदमेबाजी का सहारा लिए बिना आप अपने मैटर को, आप अपने विवाद को सुलझा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अर्थ की, मतलब कॉन्सलेशन मतलब होता है क्या, इसका अर्थ मीनिंग क्या लगा सकते हैं। लॉ के अगर हम शब्दों में देखें तो विधि की दृष्टि से कॉन्सलेशन यानी सुलह शब्द से आशय यह होता है कि किसी थर्ड पार्टी यानी किसी तृतीय पक्षकार की सहायता से वैकल्पिक विवाद निपटाया जाना। किसी आप थर्ड पार्टी आता है, उसकी सहायता से आप, वह थोड़ी सी सहायता करता है कि आप लोग अपने मामले को आप निपटा लें। तो क्या होता है, किसी थर्ड पार्टी की तटस्थ पक्षकार की सहायता से आप उस मैटर को निपटा ले, बल्कि वह उस मैटर में इन्वॉल्व नहीं रहता, वो कहता है कि आप लोग अपने ही मैटर को निपटा लो। इसमें सुलह कराने वाला व्यक्ति जो होता है, जो कहता है कि आप मामला निपटा लो, या उसमें जो सहायता करता है, उसे कॉन्सलेटर कहा जाता है, यानी सुलहकर्ता कहा जाता है। पक्षकार से विवाद के सभी तथ्यों या मुद्दों के बारे में सविस्तार जानकारी प्राप्त करके और उसका समाधान हल तैयार किया जाता है। मतलब वो जो कॉन्सलेटर होता है, जो सुलह करता है, वह पक्षकार से सारी जानकारियां प्राप्त करता है और इसके बाद वह उस मामले को निपटाता है कि आप लोग वह ऐसा तरीका बता देता है कि आप ऐसे इस मामले को निपटा लो। तो आगे दोस्तों अगर हम बात करते हैं, यह जो कॉन्सलेटर होता है एक वॉलंटरी प्रोसेस होता है, मतलब एक स्वैच्छिक प्रक्रिया, ऐच्छिक प्रक्रिया है। यह आपके ऊपर बाउंड नहीं की गई है। और इसीलिए अगर हम अब इससे बात कर लेते हैं कि इसके प्रमुख लक्षण क्या है कॉन्सलेशन एक्ट। यह जो कॉन्सलेशन है इसका प्रमुख लक्षण यह है कि यह जो प्रक्रिया है यह विपक्षी नहीं, मतलब इसमें एडवर्स पार्टी की तरफ से नहीं होती। इसमें क्या कहता है, 2 लोग होते हैं, थर्ड पार्टी आके कहता है भैया कि आप लोग अपने से इस मामले का निपटारा कर लो। अब बात करते हैं इसके दूसरे लक्षण की। यह क्या है, वॉलंटरी है, ऐच्छिक है।
इसमें जो विवाद होता है वह उभय पक्षकारों पर निर्भर करता है कि वे सुलह करता कि सुलह को प्रस्ताव मतलब विचार करे या न करे। जैसे जो थर्ड पार्टी होता है अगर वह एक सजेशन देता है, जो पार्टीज होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, उसी बात को माने या ना माने, कोई उस पर बाउंड नहीं होता। यह इसका एक फ्लेक्सिबल एक लचीलापन है। जो कॉन्सुलेटर होता है, जो सुलहकर्ता होता है, वो सुलह प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करने की छूट रहती है। जो कॉन्सुलेटर होता है वह किस प्रकार से उन लोगों का मामला, उन लोगों का विवाद सुलह करा देगा, यह उसके ऊपर छूट रहता है, वह उसके ऊपर निर्भर करता है। अकॉर्डिंग टू लॉ बहुत ज्यादा प्रोविजन नहीं दिए गए, वह लॉ के नियमों से बाउंड नहीं होता, आप ऐसा समझ सकते हैं। इसके बाद जब ये चीज आती है तो जो कॉन्सुलेटर होता है वह सबसे पहले जो पार्टीज होती हैं उनके बीच जो विवाद या मतभेद के जो कारण होते हैं, जो फैक्ट ऑफ इशू होते हैं, उन्हें चिन्हित किया जाता है। आफ्टर दैट जो सुलहकर्ता होता है वह पक्षकारों के हितों का संरक्षण करते हुए उस विवाद या मतभेद को हल करने का प्रयास करता है। अब ये कहां से कहां तक दिया गया है? यह एक्ट के थर्ड पार्ट के सेक्शन 61 से 81 तक दिया गया है, यानी 61 से 81 तक। तो दोस्तों आगे अगर हम बात करें इसमें तो सेक्शन 61 में यानी 61 में यह कहा गया है कि आप किस परिस्थितियों में कॉन्सुलेशन को लागू कर सकते हैं और कैसे मतलब इस मामले का निपटारा कर सकते हैं। जैसे इसमें सुलह संबंधी उपबंधों के बारे में बताया गया है कि चाहे संबंध संविदात्मक है अथवा नहीं, इसका सुलह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बट आप सुलह के द्वारा इसका निपटारा कर सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं 61 में यह प्रोसीजर छुपा हुआ है कि आप किन उपबंधों के माध्यम से और किन किन परिस्थितियों में इनका हल आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 62 में। 62 में इसका टोटली प्रोसीजर दर्शाया गया है कि आप किस तरह से कॉन्सुलेशन कर सकते हैं और कितने सुलहकर्ता होंगे, इनके बारे में भी बताया गया है। यह 63 में बताया गया है कितने कॉन्सुलेटर होंगे। अब बात करते हैं 64 की। 64 में सुलहकर्ताओं की नियुक्ति पक्षकारों की सम्मति से की जाएगी। यदि पक्षकार सहमत हो तो वे किसी उपयुक्त संस्थान द्वारा या व्यक्ति भी अपने सुलहकर्ताओं की नियुक्ति करा सकते हैं। मतलब वो जो सुलहकर्ता होंगे वह पार्टीज के अकॉर्डिंग होंगे, मतलब जिसे पक्षकार चुनेंगे वही सुलहकर्ता हो सकेंगे। अगर पार्टीज के मन का नहीं है, मतलब उसकी राय के अनुसार सही नहीं है, तो ऐसा कॉन्सुलेटर नहीं हो सकता। बात करते हैं सेक्शन 65 की। सेक्शन 65 में यह बताया गया है कि नियुक्ति के पश्चात, मतलब जहां पे कॉन्सुलेटर की नियुक्ति की जाती है, प्रत्येक पक्षकार से वह निवेदन करेगा कि उन्हें वह एक संक्षिप्त विवरणी, मतलब एक चार्ट बाइस उनका मैटर का है, उन्हें प्रस्तुत करें, जिससे विवाद की साधारण प्रकृति, मतलब विवाद किस प्रकृति का है यह उसको पता चल सके और जो फैक्ट ऑफ इशू हो वह उसको कॉन्सुलेटर को बताया जाए। अब बात करते हैं सेक्शन 66 की। सेक्शन 66 यह बंधित करता है कि सुलह की कार्यवाही के दौरान, सुलह की प्रोसीडिंग के दौरान सुलहकर्ता सिविल प्रक्रिया संहिता 98 और यानी 1908 और 1872 का एविडेंस एक्ट के रूल से बार्ड नहीं होंगे, यानी इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। आगे बात करते हैं सेक्शन 61। सेक्शन 61 में सुलहकर्ता की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। कहा गया है कि पक्षकारों को सुलहनामे के लिए राजी करने में सहायता करते समय सुलहकर्ता को पक्षकारों के अधिकारों दायित्वों को ध्यान में रखना होगा तथा सुलह कार्यवाही में यथार्थता, औचित्य और न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण करना होगा। जो सेक्शन 61 है वो कॉन्सुलेटर के बारे में कहा गया कि जो कॉन्सुलेटर होंगे वह पार्टी जो पक्षकार हैं उनके राइट के बारे में, उनकी ड्यूटी के बारे में पूरा ध्यान रखेंगे कि उनके राइट और ड्यूटीज का किसी प्रकार से वायलेशन न हो, उनका हनन न हो, और यह देखेंगे कि अगर कोई कॉन्सुलेशन होता है तो वह कैसा होना चाहिए, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, जैसा कि आपका सेक्शन आर्टिकल 21 कहता है। आगे हम बात करते हैं सेक्शन 68 की। सेक्शन 68 के अनुसार सुलहकर्ता सुलह कार्यवाही के लिए किसी संस्थान, व्यक्ति या व्यक्ति विशेष से प्रशासनिक सहायता ले सकता है। सेक्शन 68 क्या कहता है, जो कॉन्सुलेटर होगा किसी
संस्था के माध्यम से या किसी स्पेशल व्यक्ति से या उससे प्रशासनिक सहायता ले सकता है। देन 59 में सुलहकर्ता और पक्षकारों के मध्य कम्युनिकेशन के संबंधी जो बंध है वह मौखिक या लिखित रूप से हो सकती है। मतलब पक्षकार जो अपने कॉन्सुलेटर को जो सुलहकर्ता को बताएगा वह ओरल भी बता सकता है और लिख के भाई हैंड राइटिंग भी बता सकता है, चाहे ओरल या फिर डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार से वह बता सकता है। और धारा जो 70 है उसके बारे में यह कहा गया है कि जो पक्षकार पार्टीज होंगी वह सुलहकर्ता के अलावा एक दूसरे को भी विवाद विषय के बारे में समुचित जानकारी प्रदान करेंगे, कि जो पार्टीज होंगी वह एक दूसरे को भी अपनी जानकारी साझा करेंगी कॉन्सुलेटर के अलावा। और धारा 71 में यह कहा गया है कि पक्षकार जो पार्टीज हैं वह सुलहकर्ता का बोनाफाइड रूप से मतलब सावधानता पूर्वक सहयोग करेंगे इसका कॉन्सुलेटर का, जिससे कि अच्छे तरीके से मामला सुलझ सके। और धारा 72 के अधीन प्रत्येक पक्षकार स्वप्रेरणा से मतलब आत्म प्रेरणा से सुलहकर्ता के निवेदन पर विवाद के निपटारे हेतु तो अपना सुझाव सुलहकर्ता को प्रेरित कर सकेगा। अगर पक्षकार यह सोचता है कि इस माध्यम से इस तरीके से अगर मामला सुलझ सकता है तो ऐसा वह अपनी राय, ऐसा ओपिनियन वह उसको दे सकता है, जिसको कॉन्सुलेटर को। अब बात करेंगे सेक्शन 73। यह बात करता है सेटलमेंट एग्रीमेंट की, मतलब परिनिर्धारण करार से संबंधित है। तथा धारा 74 में यह बताया गया है कि परिनिर्धारण करार को अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत माध्यमस्थ अधिकरण द्वारा पक्षकारों की सहमति शर्तों पर दिए गए पंचाट के रूप में ही मान्यता प्राप्त होगी। मतलब जो धारा 73 में सेटलमेंट एग्रीमेंट है वह धारा 13 के अंतर्गत एक पंचाट के जैसा उसको माना जाएगा सेटलमेंट एग्रीमेंट। अब बात करते हैं सेक्शन 75। सेक्शन 75 में सिक्रेसी की बात की गई है कि अगर पार्टी और कॉन्सुलेटर को कुछ बात बताता है और कहता है कि आप इसे गोपनीय रखेंगे, तो यहाँ पे कॉन्सुलेटर का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसी चीजों को सिक्रेसी मतलब गोपनीय रखेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 77 की। 77 में कहा गया है कि जब प्रोसीडिंग चल रही हो कॉन्सुलेशन की, उसके दौरान पक्षकारगण अपने विवाद के निपटारे हेतु माध्यमस्थ कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं करेंगे। अगर दो पक्षकारों के बीच अगर कॉन्सुलेशन की प्रक्रिया चल रही है तो वो क्या करेंगे, कोई आर्बिट्रेशन कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही नहीं करेंगे, क्योंकि यह जो कॉन्सुलेशन है यह नॉन जुडिशियल प्रोसेस है। और सेक्शन 78 और 79 में खर्चा और डिपॉजिट संबंधी प्रावधान है। और धारा 80 जो है वह अधिनियमित करती है कि अगर जब सुलह कार्यवाही के दौरान सुलहकर्ता मध्यस्थ या सलाहकार के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा, कि जो कॉन्सुलेटर होता है वह दूसरे मामले, यही मामले से अगर जुड़ा हुआ, अगर कोई आर्बिट्रेशन से मामला है, अगर कोई और मामला है उसमें वह ऐसा कोई मतलब कार्य नहीं कर सकता। और धारा 81 में यह बताया गया है कि सुलह कार्यवाही में अगर जो डिसीजन आया हुआ है वह एविडेंस के रूप में किसी भी अन्य जुडिशियल कार्यवाही में या आर्बिट्रेशन की कार्यवाही में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों हमने यह समझा कि जो कॉन्सुलेशन प्रक्रिया है बहुत ही फ्लेक्सिबल, सीधी और सरल प्रक्रिया है, जिसमें आप बिना किसी खर्चे के, बिना किसी मुकदमे के आप अपने विवाद का निपटारा बहुत ही अच्छे और सरल ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।